नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 2 हल करने वाले हैं। शिक्षण विधियों का ये जो पेपर है रीट प्री एग्ज़ाम के लिए, रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए, साथ ही जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए और अन्य जो शिक्षक भर्तियां हैं उन सभी के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा, पहला प्रश्न आज के इस पेपर में क्या पूछ रहा है आपसे। सतत व व्यापक मूल्यांकन का एक निहितार्थ नहीं है। देखो, प्रश्न को समझना, मैंने प्रश्न में थोड़ा चेंजेस किया है। प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, शैक्षणिक पक्ष के साथ शैक्षिक पक्ष का भी मूल्यांकन करना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना और बच्चों में परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो साथियों, अगर हम बात करें सीसीई का निहितार्थ नहीं है, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निहितार्थ मतलब एक उद्देश्य। तो बिल्कुल सीसीई का एक उद्देश्य क्या है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करे, साथ ही परीक्षा संबंधी भय को भी समाप्त किया जा सके और साथ ही जो शैक्षणिक पक्ष है इसके अलावा जो शैक्षणिक या शैक्षिक पक्ष है इसका भी मूल्यांकन किया जा सके। ये तीनों ही निहितार्थ है सीसीई के, लेकिन प्रतिदिन परीक्षाएं लेना ये कोई निहितार्थ नहीं है। तो पहले प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न में जैसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, नहीं शब्द यहाँ कई बार हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन भी बदल दिए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में आपके पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों? प्रश्न संख्या 2 है उपलब्धि परीक्षण है। क्या है उपलब्धि परीक्षण? विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प कह रहा है छात्रों की कमियां जानना। दूसरा विकल्प है आपके छात्रों की कमियों को दूर करना। तीसरा विकल्प है आपके कक्षा विशेष में छात्रों की उपलब्धि और चौथा विकल्प है कक्षा में कितने छात्र पास करने हैं इसकी सुनिश्चितता। तो दूसरे प्रश्न का आंसर बताइए। उपलब्धि परीक्षण का सटीक अर्थ इनमें से किस विकल्प में दिया हुआ है? तो देखो, छात्रों की कमियों को जानने के लिए तो कौन सा परीक्षण किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है साथियों। कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, जबकि कक्षा विशेष में छात्रों की कितनी उपलब्धि है ये जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके जो तीसरा विकल्प है ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति विकल्पों में से करनी है, किया जाता है। किससे किया जाता है? मूल्यांकन से, प्रशिक्षण से, अनुदेशन से और परीक्षा से। तो तीसरे प्रश्न का आंसर बताइए। देखो, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय आप प्रशिक्षण या अनुदेशन से नहीं करते हो, बल्कि किससे करते हो? मूल्यांकन से। तो तीसरे प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। देखो, परीक्षा इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि परीक्षा सिर्फ क्षेत्र विशेष का ही मूल्यांकन करती है, जबकि मूल्यांकन में सभी चीज़ों का मूल्यांकन हो जाता है, सभी चीज़ों के बारे में निर्णय आप ले सकते हो, क्योंकि निर्णय देने का कार्य परीक्षा का है, न कि परीक्षा का नहीं है बल्कि मूल्यांकन का है। तो तीसरे प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में नहीं होती है? लघुत्तरात्मक प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में? तो देखो, विचारों की आपको अभिव्यक्ति करनी है, अपने खुद के विचारों की। तो निबंधात्मक प्रश्नों में भी आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी कर सकते हो और कहीं ना कहीं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी आप विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो। लेकिन वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं इनमें आपको हाँ में, नहीं में, सत्य में, असत्य में या फिर वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं, जैसे अभी हम ये प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं और इनमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं।
इस वजह से आपके चौथे प्रश्न का जो ये तीसरा विकल्प है ये आपका आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं। एडगर डेल, किलपेट्रिक, जॉन डिवी और मॉरिसन। तो देखो, श्रव्य दृश्य सामग्रियों के लिए एक चार्ट बनाया गया था। किसके द्वारा ये चार्ट बनाया गया था साथियों? एडगर डेल के द्वारा, कि श्रव्य सामग्रियां जो है ये कितने प्रतिशत इससे सीखते हैं, दृश्य से कितने प्रतिशत, श्रव्य दृश्य से कितने प्रतिशत, प्रत्यक्ष अनुभव से कितने प्रतिशत इत्यादि। तो ये जो अनुभव शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, ये किसने दिया था? एडगर डेल ने। पांचवें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न पूछ रहा है, भाषा के आधारभूत कौशल रिक्त स्थान सरलता पृथक होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं या हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तो देखो, भाषा के जो आधारभूत कौशल है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो साथियों पृथक होते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, ये चीज़ें तो आपके आंसर नहीं है। हमारे जो कन्फ्यूजन होता है वो है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं और अंतर संबंधित होते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर माना जाता है वो है कि भाषा के जो आधारभूत कौशल है वो कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। भाई कई जगह LSRW की जगह आपने LSRW भी पढ़ा, LSWR भी पढ़ा होगा, तो आपको वो नहीं करना है, आपको ये अंतर संबंधित होते हैं, आपको ये सही करना है। ठीक है, छठे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि यदि आपसे पूछी जाती है तो फिर जो आगमन विधि है साथियों, जहां उदाहरण के माध्यम से नियमों को बताया जाता है, बिल्कुल ये व्याकरण शिक्षण की बेहतर विधि मानी जाती है। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। आठवां प्रश्न है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? कविता, एकांकी, निबंध या संवादात्मक कहानी। तो देखो, कविता तो पद्य शिक्षण में आती है और पद्य शिक्षण में तो मौन पठन को वर्जित माना गया है, तो ये गलत। तो साथियों प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर बताइए। देखो, कविता को आप हटा सकते हो, संवादात्मक कहानी में क्या किया जाता है? बोल करके कहानी को पढ़ा जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। अब एकांकी या निबंध, तो साथियों 8वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो, इनमें से मौन पठन को महत्व हम देंगे निबंध में। अगर हम निबंध पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मन ही मन में हम निबंध को पढ़ सकते हैं। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। 9वां प्रश्न है, रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित होती है किससे? कहानी शिक्षण से, नाटक शिक्षण से, पद्य शिक्षण से या फिर रचना शिक्षण से। तो रूपरेखा शिक्षण पद्धति जो है ये पद्य से तो नहीं है, कहानी, नाटक या रचना। साथियों 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो रूपरेखा शिक्षण पद्धति जो है इसका संबंध किससे है? रचना शिक्षण से है। रचना शिक्षण की ही एक विधि है रूपरेखा शिक्षण विधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि है संचयी अभिलेख, प्रश्नावली, बुद्धि परीक्षण या आत्मकथा। तो मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि और अप्रमापीकृत विधि, ये जो दो प्रकार की विधियों हैं, प्रमापीकृत विधियों में साथियों यहाँ कौन सा आएगा? 10वें प्रश्न का आंसर बताओ। प्रश्न संख्या 10 में देखें तो संचयी अभिलेख, प्रश्नावली और आत्मकथा, ये तीनों ही मूल्यांकन की अप्रमापीकृत विधियों में आता है। ठीक है, और ये जो बुद्धि परीक्षण है ये किस में आएगा साथियों? ये मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधियों में आएगा। तो 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो तीसरा विकल्प है ये मूल्यांकन की एक प्रमापीकृत विधि है। 10वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है, नैदानिक परख में मालूम किया जाता है क्या? छात्रों के कठिनाई के क्षेत्र में
उनके द्वारा की जाने वाली विशेष त्रुटियां, छात्रों में पृष्ठभूमि में अभाव, छात्रों की पृष्ठभूमि में अभाव। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। छात्रों की रुचि और छात्रों की कठिनाई। तो नैदानिक प्रपत्र जो लिया जाता है इसमें क्या मालूम किया जाता है? 11वें प्रश्न का आंसर देखें मित्रों। नैदानिक परक में जो है छात्रों के कठिनाई के क्षेत्र में जो छात्रों के द्वारा की जाने वाली विशेष त्रुटियां हैं उन त्रुटियों के बारे में मालूम किया जाता है नैदानिक परक पत्र में। 11वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न पूछ रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों की किन योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है? प्रत्यय स्मरण, प्रत्याभिज्ञान, भावात्मक या सृजनात्मक। तो कोई भी रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, जैसे कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान जीके का कोई प्रश्न है कि राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या रिक्त स्थान हो चुकी है, वहां आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं आपको याद आने पर, ठीक है, आपकी मेमोरी में है वो चीजें कि भाई वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है, 53 हो चुकी है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये प्रत्यय स्मरण संबंधी योग्यताओं का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 में पहला विकल्प आपका आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है मूल्यांकन की प्रकृति है कैसी? गुणात्मक है, परिमाणात्मक है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए मित्रों। अगर हम बात करें परीक्षा की जो प्रकृति है ये सिर्फ आपके परिमाणात्मक होती है, लेकिन मूल्यांकन की जो प्रकृति है यह आपके परिमाणात्मक के साथ साथ में गुणात्मक भी होती है। इस वजह से 13वें प्रश्न का कौन सा आंसर आपके सही रहेगा? जो तीसरा विकल्प है, दोनों, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न पूछ रहा है उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है उद्देश्य का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का और इनमें से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों ने कितनी उपलब्धि ग्रहण की है या अर्जित की है। नैदानिक परीक्षण में क्या देखा जाता है कि छात्रों की जो त्रुटियां हैं वो कौन कौन सी है। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इस वजह से उपलब्धि परीक्षण में और नैदानिक परीक्षण में किसका अंतर होता है साथियों? उद्देश्य का अंतर होता है। 14वें प्रश्न में आपके पहला विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। 15वां प्रश्न है योजना विधि का सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और प्रयोजन का सिद्धांत। तो देखो जो योजना विधि है इसमें करके सीखा जाता है साथियों। इसका एक निश्चित उद्देश्य मतलब प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य से लिया जाता है। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है जो चीजें हम सीख रहे हैं, तो प्रयोजन का सिद्धांत भी है। करके सीखा जाता है तो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है। जो चीज हम सीख रहे हैं वो किस चीज, वो उपयोगी है कि नहीं है, ये भी इसमें आता है, तो उपयोगिता का सिद्धांत भी है। तो ये जो तीनों सिद्धांत है ये तो योजना विधि के सिद्धांत है, किंतु जो मनोरंजन का सिद्धांत है ये योजना विधि के सिद्धांतों में नहीं आता है। अतः आपके प्रश्न नंबर 15 में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि मतलब जिसमें शिक्षक के द्वारा क्रियाएं की जाती है न कि छात्रों के द्वारा। तो यहाँ पर जो प्रयोजना विधि है, प्रयोगशाला विधि है और जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, ये तीनों ही छात्र प्रधान शिक्षण विधियां हैं, न कि शिक्षक प्रधान। यहाँ शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। ये एक शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है। इस वजह से 16वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? आपके दूसरा विकल्प। 17वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री का महत्व है। शिक्षण प्रक्रिया को बोधगम्य बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने में और इनमें से सभी। तो देखो हम बच्चों को पढ़ाते समय सहायक सामग्री का जो प्रयोग करते हैं उससे शिक्षण प्रक्रिया सरल भी बनती है, छात्र रुचि लेते हैं, शिक्षण प्रक्रिया बोधगम्य भी बनती है। तो आपके 17वें प्रश्न में
शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री का महत्व क्या रहेगा, ये सभी रहेंगे। 17वें प्रश्न का विकल्प नंबर जो 4 है साथियों आपका आंसर है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18, दृश्य साधन नहीं है, मानचित्र, जादुई लालटेन, श्यामपट्ट और चलचित्र। तो इनमें से जो दृश्य साधन नहीं है वो देखना है आपको। मानचित्र एक दृश्य साधन है, मैजिक लैंटर्न जिसको जादुई लालटेन कहते हैं हिंदी में, ये भी एक दृश्य साधन है। श्यामपट्ट साथियों ये भी एक दृश्य साधन है, लेकिन चलचित्र जो है ये दृश्य साधन नहीं है, बल्कि ये दृश्य श्रव्य साधनों में आता है। किस में आता है, दृश्य श्रव्य साधनों में। तो ये दृश्य श्रव्य है जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। प्रश्न नंबर 18 में चौथा विकल्प आपका आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य? अध्यापक का निर्माण करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, उपाधि प्रदान करना और इनमें से सभी। तो मुख्य उद्देश्य पूछा गया है शिक्षा का। मित्रों शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है उपाधि प्रदान करना या अध्यापक निर्माण करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। 19वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न है, परियोजना विधि के कितने मुख्य सोपान हैं? 4, 3, 8 और 6। तो साथियों परियोजना विधि जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट मेथड। और इस विधि के जो मुख्य सोपान हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 6 है। विकल्प नंबर जो 4 आपके 20वें प्रश्न है इसका सही आंसर है। 21वें प्रश्न को देखेंगे साथियों, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान या श्यामपट्ट। तो आंसर बताइए साथियों। देखो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। यदि आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप उपलब्ध है स्टडी विद PL नोदा के नाम से, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके रीट प्री एग्जाम लेवल 1 या लेवल 2 की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। 21वें प्रश्न का आंसर देखो प्रक्षेपित सामग्री बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान या श्यामपट्ट नहीं है, बल्कि OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है ये एक प्रक्षेपित सामग्री है। 21वें प्रश्न का विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। 22वां प्रश्न है, निम्न में से करके सीखना संप्रत्यय किसकी देन है? BS ब्लूम, जॉन ड्यूवी, HC मॉरिसन या JF हर्बर्ट। तो देखो करके सीखना जो है ये संप्रत्यय ब्लूम, मॉरिसन या हर्बर्ट ने नहीं, बल्कि करके सीखना जॉन ड्यूवी के द्वारा या जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। 22वें प्रश्न का कौन सा आंसर आपका रहेगा? जो दूसरा विकल्प है यही आपका आंसर होगा मित्रों। तो ये कंप्लीट होता है आज के इस टेस्ट में। टोटल प्रश्नों की संख्या 22 रखी गई थी। अब आपको यहाँ पर देखो बीच बीच में कुछ गैप मिल रहा था यूट्यूब पर, लेकिन अब आपको रेगुलर यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों कल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।